जब हौसले हो बुलंद तो डर की क्या औकात। हाँ, जब हौसले हो बुलंद तो डर की क्या औकात, और जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। इसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, पूरे तरीके से नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे कि मानव मस्तिष्क का अलग बन जाएगा, तंत्रिका तंत्र का अलग बन जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरे चैप्टर को रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे दहाड़ 1.2 के आज के इस सीरीज में। सबसे पहले हम ये जान ले कि आखिर तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो इंग्लिश में बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी में बोल देगा तंत्रिका तंत्र तो आपको पता चल जाएगा, और अगर इंग्लिश में बोल दिया नर्वस सिस्टम तब आप सोचने लगोगे मुझे तो पता ही नहीं कि ये क्या होता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें तो केवल एक ही का नाम है। जैसे कि कोई एक इंसान होता है, उसका घर का नाम कुछ अलग होता है और स्कूल का नाम अलग हो जाता है, लेकिन इसी तरीके से तंत्रिका तंत्र भी है जिसका कि नाम नर्वस सिस्टम और तंत्रिका तंत्र है। तो तंत्रिका तंत्र आखिर होता क्या है? ये हमारे शरीर का एक कमांड सेंटर होता है। कमांड मतलब आप लोग समझ रहे हो, जहाँ से पूरे बॉडी को कमांड दिया जाए। जैसे कि हम कमांडर वर्ड से याद रखेंगे, कुछ लोग कमांडर होते हैं जो कि अपने सोल्जर लोगों को कमांड देते हैं, तो वैसे ही तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का कमांड सेंटर है। यानी कि शरीर में क्या होगा, कैसे होगा, ये तंत्रिका तंत्र बनाएगा, जो कि आपको सोचने, महसूस करने, चलने और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल जैविक प्रणाली है जो कि पूरे शरीर में संदेशों को प्राप्त करती है, संसाधित करती है और भेजती है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है, अब आप देखोगे कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं। सबसे पहला, जिसे कि हम मस्तिष्क कहेंगे या ब्रेन, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी को हम किसी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट थ्योरी के क्लास में हम लोग मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करेंगे। तो ब्रेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताऊं तो ये शरीर का एक केंद्रीय नियंत्रक है जो कि सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अगले अंग की बात करें तो वो होगा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेश पहुंचाने वाली मुख्य मार्ग। अगली बात करें तो तंत्रिकाएं यानी कि नर्व्स, ये रेशेदार संरचनाएं हैं जो कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से शरीर के विभिन्न अंगों, मांसपेशियों, ग्रंथियों, संवेदी अंगों तक संदेश लेकर के जाती हैं और वापस लेकर के आती हैं। इसी में एक हमारा अगला वाला हेडिंग है जो कि रहेगा न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स हम किसे कहते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे आप लिख लोगे IMP, और केवल लिखोगे ही नहीं बल्कि इसे याद भी कर लोगे। तो न्यूरॉन्स, जिन्हें कि हम तंत्रिका कोशिकाएं भी कहा जाता है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनाएं और कार्यात्मक इकाई हैं। आप न्यूरॉन्स को अपने शरीर का संचार नेटवर्क मान सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट डेटा को भेजता है, वैसे ही न्यूरॉन्स हमारे दिमाग से शरीर के अन्य हिस्सों तक और शरीर से दिमाग तक संदेश भेजते हैं। तो न्यूरॉन के जब मुख्य भागों की बात करें तो वैसे तो ये जल्दी याद नहीं होता, बट ये आसान है। तो एक विशिष्ट न्यूरॉन्स में 3 प्रमुख भाग होते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट होता है कोशिका का सेल बॉडी या फिर सोमा। ये न्यूरॉन का मुख्य भाग है जिसमें कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होगा और अन्य कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये कोशिका को जीवित रखने और उसके सामान्य कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है।
सेकेंड वाला हमारे सामने है डेंड्रॉइड्स। ये तंत्रिका न्यूरॉन्स के हमारे टाइप्स हैं। सेकेंड वाला है डेंड्रॉइड्स। तो ये कोशिका काय से निकलने वाले छोटे शाखाओं वाले तंतु होते हैं जिनका मुख्य कार्य अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करना है। डेंड्राइट्स एक एंटीना की तरह काम करता है जो कि आने वाले संदेशों को पकड़ते हैं। अगला है एक्सॉन। एक्सॉन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देती हूँ। एक्सॉन कोशिका काय से निकलने वाला एक लंबा और पतला तंतु होता है जिसका कि काम विद्युत संकेतों तंत्रिका आवेगों को कोशिका काय से दूर ले जा करके अन्य न्यूरॉन्स मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुँचाना है। कुछ एक्सॉन माइलिन शीथ नामक एक वसायुक्त पदार्थ से ढके होते हैं जो कि इन संकेतों के संचरण की गति को बढ़ाते हैं। अगला बात करें तो एक्सॉन के अंत में छोटी छोटी शाखाएं होती हैं जिन्हें कि एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, जहां से अगले न्यूरॉन को संदेश भेजा जाता है। एक्सॉन देखिए हमारा कुछ इस टाइप का होता है, फिर यहाँ से ऐसे आवेग निकले रहेंगे और यहाँ सोडियम वाली सारी चीज़ें ऐसे कुछ ऐसे ही करके हमारा एक्सॉन होता है। वैसे तो आप लोग को क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन आप लोग इसका फोटो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब न्यूरॉन को एक्सॉन को समझना इतना आसान थोड़ी ना है, लेकिन पढ़ते पढ़ते तो आ ही जाएगा। अगली बात करें तो न्यूरॉन आखिर काम कैसे करता है। तो न्यूरॉन विद्युत रासायनिक संकेतों का उपयोग करके संचार करते हैं। जब एक न्यूरॉन को पर्याप्त संकेत मिलते हैं तो ये एक विद्युत आवेग उत्पन्न करता है जिसे कि क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ये विद्युत आवेग एक्सॉन के नीचे तेजी से यात्रा करता है। जब ये एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक संदेश वाहकों को छोड़ता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनैप्स नामक छोटे से गैप दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को पार करते हैं और अगले न्यूरॉन्स के डेंड्रॉइड से जुड़ जाते हैं। ये प्रक्रिया अगले न्यूरॉन्स में एक नया विद्युत संकेत उत्पन्न करती है और इस तरह जानकारी एक न्यूरॉन से दूसरे में प्रसारित होती रहती है। जब हम न्यूरॉन्स के प्रकार की बात करेंगे तो न्यूरॉन के प्रकार इनके कार्यों के आधार पर हम न्यूरॉन्स को मुख्यतः 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले होंगे हमारे सामने सेंसरी न्यूरॉन जिन्हें कि हम संवेदी न्यूरॉन्स को कहेंगे। तो ये त्वचा, आँख, कान और अन्य संवेदी अंगों से संवेदी जानकारी जैसे कि स्पर्श, ध्वनि, प्रकाश को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक ले जाते हैं। अगली बात की जाए मोटर न्यूरॉन्स के बारे में तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मांसपेशियों और ग्रंथियों तक संकेत भेजते हैं जिससे कि शरीर हिलता या फिर प्रतिक्रिया करता है। अगला बात करें हम इंटर न्यूरॉन्स की तो ये न्यूरॉन संवेदी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाते हैं और मस्तिष्क और मेरुरज्जु के भीतर जानकारी को संसाधित करते हैं। संक्षेप में कहें तो न्यूरॉन हमारे शरीर का वह आधारशिला है जो कि हमें सोचने, महसूस करने, चलने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक है और ये शरीर की सूचना प्रसंस्करण और संचार प्रणाली है जो कि हमें सोचने, समझने, प्रतिक्रिया करने और शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब हम इसके मुख्य कार्यों की बात करेंगे तो तंत्रिका तंत्र के कार्यों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये तो इम्पोर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र के कार्य आप इसे याद रखोगे। सबसे पहले है संवेदी जानकारी प्राप्त करना और संसाधित करना। तो ये हमारे आसपास के वातावरण से और शरीर के अंदर से संवेदी जानकारी जैसे कि दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध, स्पर्श, दबाव, तापमान और दर्द इत्यादि को ग्रहण करता है। ये इन संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है जहां उन्हें समझा और संसाधित किया जाता है। शरीर के कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करना। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के सभी अंगों, मांसपेशियों और ग्रंथियों
गतिविधियों के कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है। और ये ऐच्छिक हमारी इच्छा से होने वाली और अनैच्छिक अपने आप होने वाली दोनों तरह की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे कि चलना, बोलना, दिल की धड़कन, सांस लेना, पाचन आदि। तीसरा है सोच, सीखना और याद रखना। तो ये हमारी सोचने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने, सीखने और नई जानकारी को याद रखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। ये हमारी बुद्धि, एकाग्रता और निर्णय लेने की प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जरूरी नहीं है कि मैं जितनी सारी चीज़ें बताऊँ वो सारी आप लोग को याद हो जाए, नहीं भी याद हो सकती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे कि जितना याद रहेगा, जैसे याद रहेगा, लिख करके आना। लिख करके आओगे नंबर मिलेंगे, बिना लिखे आओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगला है भावनाओं और व्यवहार का नियंत्रण करना। हमारी भावनाएं जैसे कि खुशी, दुख, गुस्सा, डर आदि तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये हमारे व्यवहार और सामाजिक प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। संतुलन और समन्वय की बात करें तो ये शरीर के संतुलन को बनाए रखने और विभिन्न मांसपेशियों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है, जिससे कि हम सुचारू रूप से चल और हिल पाते हैं। अगला छठवां वाला क्वेश्चन हमारे सामने है शारीरिक प्रतिक्रियाओं का नियमन करना। ये शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद और शरीर के अन्य आंतरिक संतुलन होमोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद करता है और ये विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वैसे ये टॉपिक उतना ज़्यादा इजी नहीं था कि समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी प्रयास करने में क्या ही जाता है। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें अब ये तो गलत बात है। तो इसीलिए हमें तो कोशिश करना ज़रूरी है। हम पढ़े रहेंगे तो 0 से बेहतर तो 1 ही है ना। भले ही हमें सारी चीज़ें अच्छे से नहीं आ रही हूँ, लेकिन नहीं आने से तो अच्छा कुछ तो आ रही होंगी। तो आप इसे ही एग्जाम में लिख कर के आ जाओगे। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी को एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक फैल सके। इफ़ यू आर लाइक दिस एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड देन यू कैन कमेंट मी। टेक केयर, बाय बाय।